आज की वीडियो में हम जिस शेयर के बारे में बात करेंगे उसका नाम है एवंसियन। वैसे आपस की बात है, कंपनी चाहे जैसी मर्जी हो, लेकिन इसको प्रोनाउंस करने का तरीका बड़ा फ्रेंची रोमांटिक किस्म का है। इस कंपनी का आगाज 1984 में एडवांस्ड ऑटोमेशन एसोसिएट्स यानी ट्रिपल ए के नाम से होता है। 1989 में बुख्तियार हमीद वेन साहब इनोवेटिव ऑटोमेशन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड यानी IAEL के नाम से एक कंपनी का आगाज करते हैं। लेकिन 2003 में एंग्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड वाइन साहब की IAEL कंपनी के 51% शेयर्स हासिल कर लेते हैं और 2007 में एंग्रो वाले अमेरिका की ट्रिपल ए कंपनी के भी ज़्यादा स्टेक्स हासिल कर लेते हैं और यूं अमेरिका की ट्रिपल ए और पाकिस्तान की IAEL मर्ज होकर एक नई कंपनी को जन्म देते हैं जिसका नाम है एवंसियन। वैसे ये कहना गलत नहीं होगा कि एवंसियन का बाप पाकिस्तानी है और माँ अमरीकी, लेकिन एवंसियन का जो नाम है वो फ्रेंच के दो वर्ड से मिलकर बना है, यानी एवंस और इयन, जिसको अगर आप ट्रांसलेट करें तो वो बनता है प्रोग्रेसिंग फॉर एवर। ये जितनी कहानी मैंने आपको सुनाई, इस कहानी में मुझे सिर्फ दो ही चीज़ें सबसे अच्छी लगी हैं। एक तो इस कंपनी के CEO यानी मिस्टर बुख्तियार वेन, और दूसरा कंपनी के नाम में छुपा इस कंपनी का विजन यानी प्रोग्रेसिंग फॉर एवर, यानी इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से ऑलवेज ग्रोइंग। आगे चलने से पहले अपनी कहानी जरा कंप्लीट कर लेते हैं। 2012 में एंग्रो अपने मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स जो एवंसियन के हैं वो उसके CEO को बेच देते हैं। इस तरीके से CEO बुख्तियार हमीद साहब एवंसियन के मेजॉरिटी शेयर होल्डर बन जाते हैं। एवंसियन को फुली इंडिपेंडेंट होने के बाद इसके अंदर इस टाइम 70% शेयर कंपनी के हैं, 25% शेयर जनरल पब्लिक के हैं और 5% शेयर इसके एम्प्लॉयज के हैं। वेट अ मिनट, यानी ये कंपनी अपने एम्प्लॉयज को 5% शेयर देती है, यानी इस कंपनी के शेयर्स अब डाइल्यूटेड हो चुके हुए हैं। इसीलिए आपको हर साल इस कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ते हुए नजर आते हैं, यानी EPS की वैल्यू भी अब डाइल्यूटेड हो जाएगी। By the way, it all depends on its employees when they try to exercise their options. Employee retention और प्रोडक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से एम्प्लॉय शेयर ऑप्शन स्कीम एक अच्छी चीज है, लेकिन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से इट कैन बी बिट कंसर्निंग। मेरा सिर्फ कंसर्न ये है कि क्या ये 5% एम्प्लॉयज कहीं आगे जाके कंपनी के शेयर्स को वॉलेटाइल करने का सबब तो नहीं बन जाएंगे। 5% शेयर इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट आफ्टर ऑल। अब बात करते हैं एवंसियन के मेन फंक्शंस की, यानी ये कंपनी करती क्या है। तो कंपनी के CEO मिस्टर वाइन के मुताबिक कंपनी का मेन रोल प्रोसेस ऑटोमेशन और ऑप्टिमाइजेशन है। जब एवंसियन कंपनी स्टार्ट हुई तब पाकिस्तान में प्रोसेस ऑटोमेशन का इतना रवाज नहीं था। एवंसियन ने अपना स्टार्ट छोटी छोटी कंपनी से लिया और वक्त गुजरने के साथ साथ बड़ी बड़ी कंपनीज यानी नेस्ले, पेप्सी और कोका कोला तक हाथ डालना शुरू कर दिया। मिस्टर वाइन के मुताबिक अब पाकिस्तान में जब भी किसी बड़ी कंपनी का प्लांट लगता है तो ज़्यादातर उसकी जो प्रोसेस ऑटोमेशन और कंट्रोल सिस्टम है उसका जो प्रोजेक्ट है वो इनको मिलता है, और इसी वजह से एवंसियन पाकिस्तान में अपने मार्केट कंपटीशन ना होने की वजह से अपनी मार्केट की लीडर भी है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम यह है कि एवंसियन के जो पोर्टफोलियो है इसमें सिर्फ 6 सेक्टर हैं जिन पे ये फोकस करती है, जैसे ऑयल एंड गैस, वाटर एंड वेस्ट वाटर, फूड एंड बेवरेज, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्टेशन, शुगर एंड एथेनॉल और डिस्ट्रिक्ट कूलिंग। एवंसियन के CEO के मुताबिक एवंसियन के पाकिस्तान में ज्यादातर रिपीटिंग कस्टमर्स हैं और ये रिपीटिंग कस्टमर्स ज्यादातर ब्लू चिप कंपनीज हैं। मेरा जाती ख्याल है कि एवंसियन को इन 6 सेक्टर्स के अलावा ऑटोमोबाइल के सेक्टर पे भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगले 5 सालों में पाकिस्तान के अंदर ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर बूम आने के चांसेस हैं। इसके अलावा अगर आप कंपनी के अकाउंट्स में जाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि ये कंपनी ये भी आपको बताती है कि इन्होंने फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ भी काम किया, और जिनमें से 2 ऐसे नाम हैं जो इन्वेस्टर को फौरन अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, यानी Pfizer और एस्ट्राजेनेका। जी हाँ, सही समझिए, कोविड-19 की वैक्सीन। अभी जबकि मैं आपके साथ बात कर रहा हूं तो पूरी दुनिया में सिर्फ 16% लोग फुली वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, जिसका मतलब है अभी इसके अंदर और पोटेंशियल बाकी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनकी एनुअल रिपोर्ट आपको यह नहीं बताती कि इन्होंने Pfizer और एस्ट्राजेनेका के साथ क्या काम किया है, इनको किस किस्म की प्रोजेक्ट की सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, और क्या वो प्रोजेक्ट या सर्विसेज खत्म हो गई हैं और क्या उसके फ्यूचर में दोबारा आने के चांसेस मौजूद हैं। लगता है कंपनी के पास इस मामले में ज्यादा कुछ दिखाने को नहीं है, तभी तो उन्होंने सिर्फ नाम लिखकर चमीट वट ली है। मुझे उम्मीद है कि एवंसियन अपनी 2021 की एनुअल रिपोर्ट में यह भी बताएगी कि उन्होंने फार्मास्यूटिकल कंपनी से
किस किस्म का काम किया और क्या उनके प्रोजेक्ट्स अभी रनिंग प्रोजेक्ट्स हैं और क्या फ्यूचर में वो इसमें और काम करेंगे कि नहीं। इसके अलावा कंपनी के सीईओ जो हैं उन्होंने बिजनेस रिकॉर्डर को एक इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली उनको इस कदर स्कोप नहीं मिल पाया अपने प्रोजेक्ट्स का, इस वजह से उनको बाय डाइवर्सिफाई करना पड़ा, जिसको वो हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन भी कहते हैं। और उसके अंदर उनको ज्योग्राफिकली यूएई, कतर, सऊदी अरब और अमेरिका की मार्केट्स को टैप करना पड़ा। मिडिल ईस्ट में प्रोजेक्ट पे काम करने का सबसे बड़ा फायदा एवंसियन को यह है कि वो वहां से उस प्रोजेक्ट को पकड़ते हैं, लेकिन उसका 40 से 50% काम इन हाउस पाकिस्तान में किया जाता है, जिसकी वजह से उस प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो इंटरनेशनल कंपटीशन के हिसाब से उस मुल्क या उस कंपनी को सस्ती पड़ती है। और यही वजह है कि एवंसियन को इस टाइम यूएई, सऊदी अरब और कतर में धड़ाधड़ प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। और इसमें भी कोई शक की बात नहीं कि इसी वजह से एवंसियन का सिर्फ 30 से 35% बिजनेस पाकिस्तान से जनरेट होता है, जबकि 65 से 70% बिजनेस अरब ममालिक से जनरेट होता है। और जब अरब ममालिक से पैसे डॉलर्स में मिलते हैं और वो जब डॉलर पाकिस्तान आते हैं और जब उनकी कन्वर्जन रुपीज में होती है तो उस कन्वर्जन की वजह से प्रॉफिट वैसे ही ऊपर चढ़ जाता है। सुभान अल्लाह। फिलहाल पाकिस्तान अभी ऑटोमेशन की तरफ नहीं जा रहा। हुकूमत की तरफ से कोई स्पेसिफिक किस्म की ग्रांट ऑटोमेशन के लिए नहीं आई है, जिसकी वजह से हम कह सकें कि अगले 2-3 साल में पाकिस्तान ऑटोमेशन की तरफ जाएगा और जिसकी वजह से एवंसियन को पेनिट्रेशन में मौका मिलेगा। यानी फिलहाल एवंसियन को मैं पाकिस्तान में अगले 2-3 साल तक एक लिमिटेड लेवल पे खेलता हुआ देख रहा हूं। यानी अगले 2-3 साल तक के लिए देयर इज नॉट मच पोटेंशियल ग्रोथ फॉर एवंसियन इन पाकिस्तान। लेकिन अरब ममालिक इससे बरअक्स हैं। अरब ममालिक में इसका पोटेंशियल काफी ज्यादा है। इसीलिए अरब ममालिक में जो टॉप ब्लू चिप कंपनीज हैं, जिसमें एक सऊदी अरामको का नाम भी शामिल है और दूसरी कंपनीज शामिल हैं, उनसे इनको प्रोजेक्ट मिलने में बहुत आसानी है और बल्कि ये प्रोजेक्ट्स वहां से ले भी रहे हैं। अभी भी आपने रिसेंटली सुना होगा इनको कतर का भी एक प्रोजेक्ट मिला है जो वाटर सिस्टम का है। इसके अलावा उनको फायर अलार्म के भी प्रोजेक्ट मिल रहे हैं और आपको पता है आगे वहां पे कतर में वर्ल्ड कप होने जा रहा है, जिसकी वजह से और चांसेस इनको हो सकता है और डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट्स मिलें। सो एवंसियन का अरब ममालिक में पोटेंशियल पाकिस्तान की निस्बत काफी ज्यादा है और बढ़ रहा है और आगे ग्रो भी करेगा। एवंसियन को अपनी इस सेक्टर वाइज लिमिटेशन का पता है। इसी वजह से उन्होंने सेक्टर लिमिटेशन से आजादी हासिल करने के लिए एसएमईज को फोकस करते हुए और कॉस्ट इफेक्टिवनेस को जहन में रखते हुए एक नई सब्सिडी यानी ऑक्टोपस डिजिटल लिमिटेड को लॉन्च किया है। क्योंकि यह वीडियो ऑक्टोपस डिजिटल लिमिटेड के बारे में नहीं है, इसीलिए हम इसको अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहां पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता चलूं कि एवंसियन का जो फ्यूचर है, उन्होंने ये सोचा हुआ है कि जो ऑक्टोपस डिजिटल लिमिट है उसके 98% प्रोजेक्ट्स वो ओवरसीज से लेंगे। यानी चांसेस हैं कि ऑक्टोपस डिजिटल लिमिटेड को भी पाकिस्तान में लिमिटेड एक्सपोजर मिले और वो उस लेवल की पेनिट्रेशन ना हासिल कर सकें जैसा कि इससे रिक्वायर्ड है। वैसे एक और चीज बताता चलूं, सिर्फ अरब ममालिक और यूएसए ही नहीं, अब एवंसियन ने अफ्रीका में भी अपने पंजे गाड़ लिए हैं। यहां पर यह कहना भी गलत नहीं होगा कि एवंसियन की स्पेशलाइज्ड और नीश मार्केट उसकी ग्रोथ पोटेंशियल को लिमिटेड कर देती है। इसीलिए मेरे ख्याल में एवंसियन को पाकिस्तान में पेनिट्रेशन में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। एवंसियन की एक अच्छी चीज यह है कि पिछले 4-5 सालों से इसका नेट प्रॉफिट पिछले साल से बेहतर आ रहा है, यानी कंपनी शोइंग गुड रिजल्ट्स। अगर एवंसियन पाकिस्तान जो है वो यूएई, कतर और सऊदी अरब की पेरेंट कंपनी ना होती तो शायद मैं एवंसियन में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का बिल्कुल मशवरा ना देता। लेकिन क्योंकि एवंसियन की जो पेरेंट कंपनी जो कि पाकिस्तान में मौजूद है, उसके अकाउंट्स के अंदर उसकी जो चाइल्ड या सब्सिडी कंपनीज जो कि यूएई, सऊदी अरब और कतर में मौजूद है, उनके प्रॉफिट्स शो होते हैं। और हमें यह भी पता है कि अरब ममालिक के अंदर एवंसियन का ग्रोथ पोटेंशियल काफी मौजूद है। इसी वजह से मैं इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट का मशवरा दूंगा। लेकिन अपने एनालिसिस को कुछ हतमी शक्ल देने के लिए आओ सिस्टम पर चलते हैं और जाके इसके कुछ फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को फर्दर एक्सप्लोर करते हैं। लेट्स गो, चलिए जी शुरू करते हैं। मैं आ गया इस टाइम एवंसियन लिमिटेड के शेयर के अंदर और मैं आपको ये स्क्रिप्ट जो है सारा हम एक बार स्पीड में गो थ्रू होते हैं ताकि हम थोड़ा सा इसको जान सकें, फिर उसके हम फर्दर आगे डिस्कशन करते चले जाएंगे। सबसे पहले नंबर पे हम इसकी परफॉर्मेंस के चेक कर लेते हैं। इसका बेसिकली क्या सिनारियो रहा है, पीछे इसकी रिटर्न कैसी रही है, ये हम सारी चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले नंबर पे मैं इसकी ईपीएस देख लेता हूँ, अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर इसकी देखा जाए तो शुरू से पॉजिटिव है। 2014 से लेके अब तक
जो है वो अपनी 2 से ऊपर ही रही है। और पिछले 3 सालों में अगर आप देखो 2019 में 3.01 थी, फिर बढ़ी, अब थोड़ी सी जो ट्रेलिंग 12 मंथ है उसके अंदर भी 3 आ रही है, लेकिन अभी ये क्योंकि इसका रिजल्ट आना बाकी है तो अभी होपफुली हो सकता है ये बढ़े, क्योंकि इसका ग्रोथ का पोटेंशियल हमें अरब ममालिक में नज़र आ रहा है इस वजह से। उसके बाद मैं इसके साथ दूसरे नंबर पे ये भी देखूंगा कि मैं फाइनेंशियल्स में जाके इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन देखें, तो ये इनका सबसे मज़े का है प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन। जब आप देखेंगे इनका तो मतलब जिसे कहते हैं ना चस आ जाती है देख के। 2014 से अब तक ये वक्त के साथ ग्रो कर रहा है, ठीक है। बीच में थोड़े से इसके बम्प्स आए हैं 15-16 के अंदर, लेकिन उसके बाद आप देखो ये कॉन्टिन्यूस ग्रोथ पे है। तो 2017 से लेके अभी तक TTM जो ट्रेलिंग उसमें आपको नजर आएगा ये बढ़ता ही जा रहा है, यानी विच इज़ क्वाइट गुड, जिसका मतलब है कि इनको प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं और ये सक्सेसफुल हैं अपने काम को करने में, क्योंकि आप अपनी रिपोर्ट्स को तो नहीं ना छुपा सकते, ये तो अंदर की सारी खाते खोल के रख देती है। पे आउट्स में जाके इसको हम देखता हूँ मैं थोड़ा सा। ये जो है ना कंपनी, इसने डिविडेंड दिए, लेकिन इसने पिछले 5 साल में सिर्फ 3 दफ़ा डिविडेंड्स दिए। ये आपको ऊपर लिखा भी नज़र आ रहा होगा, 3 दिया है, 0.85 पर शेयर के हिसाब से दिया। लेकिन इसकी गुड थिंग ये है कि इसने बोनसेस भी दिए हैं। आप अगर इसके बोनस चेक करेंगे तो 2014 से इसके बोनस स्टार्ट हो रहे हैं। 14, 15 को छोड़ के, 16 को छोड़ के 17, फिर 18 को छोड़ के 19, 20, 21 और 5, 25, 40, 10, 20, यानी इस हिसाब से बोनसेस देती रही है। लेकिन इन्होंने जो डिविडेंड्स दिए हैं ना वो बीच में 2 साल का गैप छोड़ा है और उसके बाद दिए हैं, और वो भी आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। डिविडेंड पर शेयर 18 और 19 2000 का, इन 2 सालों का इनका गैप था। उसके बाद उन्होंने 2020 में डिविडेंड दिया और आगे भी डिविडेंड के चांसेस नज़र आ रहे हैं कि ₹1 इनका जो अगला ट्रेलिंग 12 मंथ में होगा। अब इसमें सीन ये है कि इन लोगों का, क्योंकि अब इन लोगों ने अपने आप की इनकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी आ रही है, और दूसरे नंबर पे ये एक नई कंपनी एक और लॉन्च करने जा रहे हैं। मेरी नज़र में शायद इस वजह से उन लोगों ने 2020 में सोचा कि हमें डिविडेंड देना चाहिए। सिर्फ डिविडेंड ही नहीं दिया इन्होंने 2020 में, इन्होंने साथ बोनस भी दिया, ठीक है। ये आप पे आउट में आपको लेके जाऊँ तो आप देख सकते हो इन लोगों ने यहाँ पे आके 20% बोनस भी दिया, ताकि शेयर जो इन्वेस्टर है उसकी वो अटेंशन ग्रैब कर सकें। हालांकि उससे पिछले 2 साल इन्होंने कुछ नहीं दिया था डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से, सही है। अब जब भी कोई नया बंदा इसको देखेगा, इन्वेस्टर देखेगा, तो उसके जहन में आएगा कि ये डिविडेंड देने वाला शेयर है, ये डिविडेंड दे रहा है, एटलीस्ट बोनस तो दे रहा है, तो वो इसके बारे में सोचेगा कि फ्यूचर पर्सपेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसके अंदर जंप लगाऊं कि ना लगाऊं। और एवेंसियन का अब ज़्यादा जिम्मेदारी एवेंसियन के ऊपर आ गई है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि ऑक्टोपस डिजिटल भी लॉन्च करने जा रहे हैं, और उसको लॉन्च करने का, और वो सारी इक्विटी से पैसे उन्होंने जनरेट करने हैं मैक्सिमम, सारे के सारे वो चाहते हैं स्टॉक एक्सचेंज से लें। इसलिए भी 2019 में सिर्फ वो कंपनी लॉन्च हुई है, और आज 2021 में वो इसका IPO भी लॉन्च कर दिया उन लोगों ने। और वो सोच रहे हैं जहाँ से पैसे आएंगे हम उधर से लगाएं, बजाय इसके कि हम बैंकों से इंटरेस्ट लें। और एवेंसियंस की जो हिस्ट्री है वो यही बताती है कि वो ज़्यादा कोशिश करते हैं शेयर होल्डर से, लोगों से, इन्वेस्टर से पैसे लें इक्विटी के थ्रू, इसीलिए वो अपने एम्प्लॉयज़ को भी इस शेयर होल्डर की स्कीम में अपना ऐड करते हैं। अच्छा, मैं इसमें एक चीज़ और आपको बता दूं, इसको ना आप कोशिश करें कि हम ना इसको आल दो जो एवेंसियन है वो अपने सेक्टर में, अगर मैं इसके सेक्टर में लेके चलता हूँ, हम इसके सेक्टर में जाते हैं टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन के अंदर। एवेंसियन का इस टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन सेक्टर में किसी के साथ कंपटीशन नहीं है, ये इट्स अ सेपरेट इंडस्ट्री। लेकिन क्योंकि ये टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन के सेक्टर में आता है, इससे मुराद है इसके हमें बाकी कंपनीज को भी थोड़ा सा देख लेना चाहिए। और स्पेशली मैं इसको कंपेयर करना चाहूँगा नेटसोल और TRG के साथ, क्योंकि आजकल TRG और स्पेशली TRG का शेयर काफ़ी इन है, उसके बाद नेटसोल की भी बारी आती है। तो मैं चाहता हूँ हम इन तीनों को भी साथ रख के देखें और देखें कि एवेंसियन ने क्या वजह बनी कि एकदम से जंप पकड़ी, और एवेंसियन पीछे भी तो प्रॉफिट ले रहा था, ये प्रॉफिट वाली फिगर तो आज से पहले की भी थी। ऐसा क्या हुआ कि पिछले 10, 15, 20 दिनों के अंदर लोगों ने इसके अंदर पूरा इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया एवेंसियन के अंदर? पहले क्यों नहीं दिखा रहे थे? सारे TRG के पीछे क्यों मरी जा रहे थे? तो इसका मैं एक बार आपको मल्टी चार्ट्स में जाके थोड़ा सा दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ से जाके देखोगे तो एवेंसियन जो था काफ़ी अरसे से एक कंसोलिडेशन स्टेज में रहा है। आप अगर इसको 17 फरवरी 21 से लो, बल्कि आप थोड़ा पीछे जाओ, ये बढ़ा कहाँ से था? क्वेश्चन ये आता है बढ़ा कहाँ से था? तो बढ़ा जनाब ये नवंबर से बढ़ना स्टार्ट होता है इस जगह से, ठीक है। ये एवेंसियन का शेयर है, यहाँ से नवंबर से ये बढ़ना स्टार्ट होता है, और ये वो सेम टाइप है जब ये TRG, ये देखो ये TRG का शेयर है, ये भी नवंबर से बढ़ना स्टार्ट होता है। उसके बाद नेटसोल को लेते हैं, इसको देखो ये भी नवंबर से बढ़ना स्टार्ट हो रहा है। इन तीनों शेयर्स का जो ये आखिरी KSE 100 इंडेक्स है, इसको बेशक अभी आप ना देखें, इसको हम बाद में देख लेंगे। लेकिन आप देखो एवेंसियन, TRG, नेटसोल सेम टाइम पे नवंबर के अंदर तीनों को बूस्ट मिलता है, सही है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे कोरोना की वजह से लोग कंप्यूटर
ऑनलाइन काम करना स्टार्ट हो गए थे, तो इसलिए जो टेलीकम्युनिकेशन और इसकी कंपनीज थी टेक्नोलॉजी की, इनको बूस्ट मिल गया था कि इनको ज़्यादा इनका एक तो अर्निंग ज़्यादा हो रही थी, उसके अलावा इनको ज़्यादा प्रोजेक्ट्स मिल रहे थे। लेकिन आप एवेंसियन को देखें तो एक टाइम पे ये ऊपर जाती है, उसके बाद नीचे की तरफ आके ये कंसोलिडेशन स्टेट में काफ़ी अरसे जाती है, जो कि मार्च से लेके तकरीबन 15 जुलाई तक ये एक सिंपल कंसोलिडेशन स्टेट में थी। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें तो आपको नेट सोल ऊपर बढ़ता 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 फरवरी तक ऊपर जाता है, लेकिन नेट सोल उधर से गिरना शुरू होता है, ठीक है। और अब जो इसकी सिचुएशन है वो कंसोलिडेशन स्टेट वाली आ गई हुई है। लेकिन मैं अभी आपको दिखाऊंगा मैं किसकी तरफ आपको तवज्जो दिलवानी है। उसके बाद टीआरजी में जाएं। टीआरजी एक कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट लेता हुआ यहाँ तक पहुंचा, बड़ी अच्छे तरीके से इसने अपने को इंप्रूव किया। ये वो शेयर था जिसके अंदर तमाम इन्वेस्टर ने अपना टेक्नोलॉजी के अंदर इसके ऊपर फोकस करते हुए सारों ने काम किया। और आप देखो इन्होंने डिविडेंड भी दिया, और जब डिविडेंड देता है तो आप देखो ये तकरीबन कंसोलिडेशन स्टेट पे आ गए हुए हैं, लेकिन इनकी शेयर की वैल्यू काफ़ी ऊपर जा चुकी है। और पिछली 3 कैंडल्स देखें कितनी बम्बू किस्म की ग्रीन बनी है, और ये सॉलिड कैंडल्स हैं, और पॉसिबिलिटी है कि कल फ्राइडे है तो कल भी हो सकता है इसका ऊपर की तरफ जाए, लेकिन अभी क्योंकि इतने वॉल्यूम्स नहीं आ रहे तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अच्छा, जो मैंने आपकी तवज्जो दिलवानी थी ना इस एवेंसियन को दिखाते हुए, वो मैंने दिखानी थी आपको इनके वॉल्यूम्स देखें आप, ठीक है। अगर आप वॉल्यूम चेक करोगे तो नवंबर से जो इसको वॉल्यूम एवेंसियन को जो मिलना शुरू होता है, शुरू में जब नवंबर में स्टार्ट में इसको वॉल्यूम मिलता है, उसके बाद वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाता है। आप देखो इसका वॉल्यूम 5 मिलियन, 4 मिलियन, 2 मिलियन, 1 मिलियन, 4 है। लेकिन टीआरजी का जो वॉल्यूम था वो शुरू से बहुत ऊपर आया, 50 मिलियन गया, 30, 40, यानी इसका वॉल्यूम आप देखें कॉन्टिन्यूसली ऊपर था, बस यहाँ के थोड़ा सा नीचे की तरफ, लेकिन फिर भी इंप्रूवमेंट है इसके वॉल्यूम की। आज भी अगर आप देखोगे इसके वॉल्यूम ने फिर से स्पीड पकड़ना शुरू कर दिया। इसी तरीके से नेट सोल का वॉल्यूम देखें, शुरू से नेट सोल का वॉल्यूम ऊपर आया, 5, 6, 20, 19 तक गया ये सारा। अभी ये अब आके इनका देखो अपने कम होना शुरू हुआ वॉल्यूम। लेकिन अब मुझे जो गुड चीज़ सिर्फ टीआरजी और इसकी लगी, इसकी वॉल्यूम की कंसिस्टेंसी है। ये दोनों में वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा आता रहा है। लेकिन एवेंसियन में इतना वॉल्यूम बीच में नहीं आया। बीच में इसके एवेंसियन के वॉल्यूम जब शूट किया था वो नीचे गिर गया था। लेकिन इसका रिसेंटली ये जब ये 16 जुलाई को जब ये इसका बूम आता है, 15 जुलाई को आपको कहना चाहिए, जब ये अपना ब्रेक थ्रू करती है रेजिस्टेंट को और निकलती जाती है ऊपर की तरफ जाती है, वहाँ से इसका वॉल्यूम आना शुरू होता है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ नोट करने वाली ये है कि ये वही टाइम है जब दूसरों का वॉल्यूम और कम होना शुरू हो जाता है। टीआरजी का भी कम होता है और नेटसोल का भी और कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके इन्वेस्टर हो सकता है अब इसके अंदर तवज्जो दे रहे थे एवेंसियन के अंदर। तो ये जो काम हुआ है ना, इतना ये सारा वो काम हुआ है जो इसके इन्वेस्टर इसकी तरफ पुल हुए हैं, कह सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है सारे ही आए हैं। मेरे कहने का मतलब है जो लोग डे ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग कर रहे होते थे उनको इसके अंदर थोड़ा सा पोटेंशियल नज़र आया, इसलिए उसमें घुसे। लेकिन उनको इसके अंदर क्यों पोटेंशियल नज़र आया? क्योंकि कुछ खबरें ऐसी आई। खबरें क्या आई वो हम देख लेते हैं। पहले नंबर पे खबर आती है कि एवेंसियन जो ऑक्टोपस डिजिटल जो इसकी कंपनी आ रही है उसका एक मेमोरेंडम साइन हो गया हब पावर कंपनी के साथ, ठीक है, जिसके हिसाब से वो उनके साथ काम करेगी। ये आई है पहली खबर। कब आई है? 27 मई को। दूसरी खबर आती है एवेंसियन की कि वो डिविडेंड जो है वो उन्होंने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है ₹1 पर शेयर और 10% बोनस के हिसाब से। ये दूसरी अच्छी खबर आती है। तीसरी खबर आती है 24 जून को, जिसके अंदर ये आता है कि पैक्रा ने, जो कि पाकिस्तान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, उसको लॉन्ग टर्म जो है उसको A- का दिया है और A2 उसको शॉर्ट टर्म में दिया है, स्टेबल इसको करार दिया है इसके शेयर को। अच्छा, इस कंपनी को, सॉरी। अच्छा, अब ये है क्या? ये जो पैक्रा चीज़ क्या है और ये इसको स्टेबल, और ये क्या कहानी क्या है? तो आप पैक्रा की वेबसाइट पर जाओ, आपको आके पता चलता है कि बेसिकली इनको जो A- की रेटिंग थी उसका मतलब ये है क्रेडिट रिस्क के कम चांसेस हैं। ये कंपनी का अच्छा क्रेडिट स्कोर है, इस कंपनी के बैंक अकाउंट्स में पैसे हैं कि अपने पैसे पे कर सकते हैं। इसी तरह शॉर्ट टर्म रेटिंग के अंदर भी आप देखें तो A2 दी है और A2 सेटिस्फैक्ट्री कैपेसिटी फॉर टाइमली रीपेमेंट। ये टाइमली अपनी रीपेमेंट्स करते हैं, जिन से कुछ इन्होंने लिया होता है उसको टाइमली पे कर रहे होते हैं। इस वजह से पैक्रा ने इनको एक अच्छी स्टेबल रेटिंग करार दिया है। तो ये थी भाई पैक्रा। आपके जेहन में आ रहा हो यार पैक्रा क्या चीज़ है, उसका फ़ायदा क्या? ये सिर्फ आपकी क्रेडिट रेटिंग बताती है। क्रेडिट रेटिंग के अनुसार आप लोगों से अगर लोन लेते हो तो टाइम पे करते हो कि नहीं करते हो, क्या आपने जो लोन लिया आपको वापस करने के पैसे मौजूद हैं कि नहीं। दैट्स इट यार, इतनी चीज़ के ऊपर क्रेडिट रेटिंग है। तो इसकी अच्छी ऐसे मुराद है, ये कंपनी जो है जो अपने बिल्स वगैरह जो पेबल्स हैं वो पे करती है टाइम पे। आगे चलते हैं। कॉन्ट्रैक्टेड बाय वन, और बल्कि यहाँ पे लिखा आ रहा है कि एक सबसे बड़ा लार्जेस्ट टी मैन्युफैक्चरर के साथ जो है ना इनका मुआहदा हो गया, सही है, ऑक्टोपस डिजिटल का। तो उसके थ्रू जो है ना इनका बेसिकली अपना ये ऑक्टोपस डिजिटल काम करेगा। और ऑक्टोपस डिजिटल आपको पता अभी तक लॉन्च भी नहीं हुई।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, लेकिन ये उसकी सब्सिडरी है एवेंसियन की। तो इस वजह से ये एक पॉजिटिव वाइब्स आई, सिर्फ इस वजह से कि उनका एक जो सब्सिडरी है उसको एक और प्रोजेक्ट मिल गया है, जिसका मतलब ये हुआ कि ज़्यादा चांसेस हैं इसकी फर्दर ग्रोथ के। और उसके बाद 30 जुलाई को भी जाके एक खबर आ रही है जिसके अंदर वो कहा जा रहा है कि उसको एक बहुत ही हाई वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट मिला है अबू धाबी के अंदर इस कंपनी को, लेकिन ये 30 जुलाई को आई है, हम तक 16 जुलाई तक की बात करें। लेकिन मैं अब आपको 30 जुलाई की भी खबरें दिखा रहा हूँ, यानी कॉन्टिन्यूसली ये हर कुछ अरसे बाद खबरें दे रहे हैं। अब 6 अगस्त को भी इन्होंने अभी रिसेंट खबर दी है, ऑक्टोपस डिजिटल की ये IPO लॉन्च हो गया है, ये भी आप देख सकते हैं खबर, आपने भी ये सुनी होगी। और अब हम वापस जाते हैं, अब हम जाके देखते हैं, जब ये एक मुतवातर इतनी ज़्यादा ख़बरें आना शुरू होती हैं तो इसी वजह से जो इन्वेस्टर है उसका रुझान इस तरफ जाता है, और जब उसका रुझान जाता है तो इसमें ज़्यादा वॉल्यूम आता है, और जब वॉल्यूम आता है तो ज़ाहिर सी बात है वो ब्रेक थ्रू होता है और शेयर ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाता है। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, इस टाइम पे जो इशू आया हुआ है वो ये आया हुआ है कि वॉल्यूम्स अभी जो हैं, जो इन्वेस्टर है वो थोड़ा सा घबराया हुआ है, इतने ज़्यादा वॉल्यूम्स जनरेट नहीं हो रहे, सही है। और वो इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि इस टाइम कोरोना की वजह से जो सिचुएशन पाकिस्तान की चल रही है और उसमें अंदर बढ़ भी रहे थे, उसके बाद हुकूमत की पॉलिसी भी अभी कोई आएगी स्ट्रिक्टनेस वाली, लॉकडाउन वाली, तो जिसकी वजह से लोग थोड़ा सा रेजिस्ट करें। दूसरे नंबर पे अफगानिस्तान के अंदर जो सिचुएशन चल रही है, तालिबान पकड़ते जा रहे हैं, इलाके लेते जा रहे हैं, और आपने भी आज की खबर आई है कि गनी ने प्रपोज़ कर दिया कि मिल के कोई सोल्यूशन निकालें, लेकिन क्योंकि वहाँ आपके बॉर्डर पर थ्रेट है तो जिसकी वजह से आपके स्टॉक एक्सचेंज पर भी इसका इफेक्ट आता है। तो इसी वजह से भी आपको उस हिसाब से वॉल्यूम, अब आप देखो, मेरा मकसद ये है कि एवेंसियन को मैंने कुछ अरसे देखना चाहता हूँ कि इसके वॉल्यूम्स मेंटेन होते हैं कि नहीं होते हैं। क्या ये पहले की तरह जब ये एकदम से यहाँ पे इसने इतने वॉल्यूम लिए थे और यहाँ पे थोड़े से लेके उसके बाद नीचे की तरफ गिर गए थे वॉल्यूम लेके, या वो TRG की तरह अपने वॉल्यूम्स को काफ़ी अरसे तक मेनटेन करेगी जैसे इसने इतने अरसे तक मेनटेन किए। यानी ज़्यादा अरसे तक अगर आप मेनटेन कर रहे हैं, इससे मुराद ये है कि इन्वेस्टर जो है उसका ज़हन इसके अंदर है, वो बेसिकली इसमें इंटरेस्ट ले रहा है। अच्छा, आगे मैं आपको लेके चलता हूँ। अभी आप देखो इतना अच्छा भला ये ऊपर तक गया था, 131 तक ये छुआ है, उसके बाद लेकिन अब दोबारा से आज नीचे की तरफ 2 कैंडल्स इसकी ऐसी बनी है। लेकिन मैं आपको ये इसकी कैंडल ना हेलेंसी जो हेकिन आशी है, इसके ऊपर मैं ज़रूर देखता होता हूँ ताकि मुझे उसका ट्रेंड पता चल सके। तो इसके हिसाब से अगर आप देखो तो इसकी जो है अब ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट है इसके हिसाब से, ठीक है। पिछली 4 कैंडल्स इसके हिसाब से ये है कि अब इसके नीचे की तरफ जा रहा है शेयर, और जो है और वॉल्यूम भी आप देख सकते हो, इसमें सेलिंग प्रेशर ज़्यादा बढ़ता हुआ आपको नज़र आएगा। हालांकि TRG के अंदर आप जाके देखोगे हेकिन आशी की कैंडल, तो आपको ये उल्टा ग्रीन दोनों नजर आएंगी कि ये बेसिकली इसका बाइंग है, अब इसकी बाइंग का टाइम स्टार्ट हुआ है। तो TRG क्योंकि फोकस नहीं मेरा, लेकिन मैं आपको सिर्फ दिखा इसलिए रहा हूँ ताकि आप समझ सकें कि इन दोनों को आपस में कंपैरिजन करके हमें क्या क्या चीज़ों की समझ आएगी और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी अगर मैं बजाय इसके इस अकेले के ऊपर फोकस करूँ। क्योंकि इन्होंने डिविडेंड और बोनस दे दिया, अब लोग जो हैं वो फ्यूचर पर्सपेक्टिव इसके साथ पॉजिटिव लगा के बैठे हुए हैं कि आगे फ्यूचर में भी ये हमें डिविडेंड देगी, क्योंकि बोनस तो ये देती रहती है फ्रीक्वेंटली। तो अब डिविडेंड की भी उम्मीद है, तो हो सकता है और इन्वेस्टर भी इसके अंदर घुसने की कोशिश करे। मैं इसके साथ साथ आपको ना थोड़ा सा ये भी दिखा देता हूँ, इनकी बीटा वैल्यू मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो हमारा ये जो शेयर हैं एवेंसियन लिमिटेड या टेक्नोलॉजी के जो शेयर होते हैं, इनके अंदर जो इनकी नॉर्मली बीटा वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। स्पेशली ये 3 शेयर देखें, इसकी बीटा वैल्यू 2.28 आ रही है, TRG की 2.38 आ रही है और नेटसोल की 2.29 आ रही है, यानी सबकी 2 से ऊपर है, जिसका मतलब है वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। आपको मैं फर्दर इसके स्टॉक स्कैनर में जाके दिखाता हूँ। ये मैं आपको यहाँ पे सॉर्ट करके दिखाता हूँ, सॉर्ट डिसेंडिंग। इसमें आपको मैं दिखा रहा हूँ टॉप पहली 10 कंपनियाँ, आप इसमें देखें, इन पहली 10 कंपनियों में तकरीबन 4 कंपनियाँ यानी टेलीकार्ड, TRG, नेटसोल और एवेंसियन, ये 4 कंपनियाँ, ये पूरे स्टॉक एक्सचेंज की जो कंपनीज है KSE 100 जो इंडेक्स है, टोटल कितनी है इसमें 354 कंपनीज है। 354 में से जो पहली 10 कंपनीज है उसमें से 4 कंपनियां जो टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन की हैं, जो कि बीटा वैल्यू जिनकी हाई है, यानी उनके अंदर उनके शेयर के अंदर काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। तो इस चीज़ को आपको जहन में रखना है। दूसरी तरफ अगर मैं वॉलेटिलिटी बीटा पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं वॉल्यूम पॉइंट ऑफ से देखूँ तो मैं इसकी भी डिसेंडिंग कर लेता हूँ, तो आपको पता चलेगा जो सबसे ज़्यादा आज शेयर ट्रेडिंग हुई है ना वो TRG के ऊपर हुई है। यानी अभी तक आज के दिन में, जो कि आज 11 तारीख है, 11 अगस्त की, लोग अभी भी TRG से जो अपना इन्वेस्टर है उसकी इमोशनल अटैचमेंट उसकी ख़त्म नहीं हो सकी है, वो अभी भी उसमें इंटरेस्ट ले रहा है, अभी भी उसमें वॉल्यूम डाल रहा है। तो इसलिए TRG है ना स्टिल एट द टॉप है टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर।
एवोंसियन का 22वें नंबर पे नंबर तकरीबन आता है। ये देख रहे हैं एवोंसियन का 22वें नंबर पे आता है और इसने काफ़ी जंपे मारता हुआ ये 22वें पे पहुंचा कि अब इसमें वॉल्यूम आना शुरू हो गया हुआ है। अब हमने इसको देखना कि ये ऊपर बढ़ता बढ़ता इसका वॉल्यूम पहले 10 के अंदर आता है, यानी इसके अंदर लोग अपना और इंटरेस्ट शो कराते हैं ये फ्यूचर में आने वाले दिनों में। अगर तो इन्वेस्टर और ज़्यादा इंटरेस्ट शो कराएगा तो इससे मुराद ये है कि ये परफेक्ट शेयर हो जाएगा इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे अगर आपके देखो तो PE रेशियो जो है ना इसकी सेक्टर की वो 19 है, लेकिन जो हमारा एवोंसियन है वो इस टाइम 38 या 39 के ऊपर मूव कर रहा है। और अगर मैं फर्दर आपको दिखाऊं, मैं ज़रा चार्ट में जाके इसके हम लगाते हैं इसके ऊपर बैंड्स लगाते हैं बोलिंजर और लगाते हैं RSI भी लगाते हैं और देखते हैं इसको इस तरीके से। आप देखो इससे आपको पता चल रहा है कि ये नीचे को बाउंस बैक नीचे की तरफ किया, ठीक है शेयर। अब ये इसको हिट करने जा रहा है अपनी मीन वैल्यू को और चांसेस है नॉर्मली अगर इसकी हिस्ट्री देखें शेयर की तो आपको नज़र आएगा कि ये मीन पे हिट करता है फिर ऊपर की तरफ जाता है, बिल्कुल ही नीचे तक नहीं चला जाता। शेयर नीचे अपने बोलिंजर बैंड के लोअर वैल्यू को टच नहीं करता, यहीं से बाउंस बैक करता है। तो चांसेस हैं मंडे या ट्यूसडे को ये दोबारा बाउंस बैक करेगा ऊपर की तरफ, दोबारा से इसने उड़ना शुरू कर देना है। वॉल्यूम्स आप देखो आपको नज़र आएंगे ये सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स आए हैं, इस वजह से शेयर के ऊपर फ़र्क पड़ा है। और अगर शेयर का ब्रेक थ्रू उसके वॉल्यूम्स के साथ कंपनसेट करे, दोनों इस चीज़ की गवाही दे रहे हों कि यस हम दोनों अगर वॉल्यूम भी ज़्यादा है और आपका शेयर प्राइस भी ऊपर की तरफ जा रही है, इट मीन्स इट्स अ पॉजिटिव थिंग। ये एक पॉजिटिव साइन है कि ये एक सच्चा ब्रेक थ्रू है, 2 नंबर ब्रेक थ्रू नहीं है जिसे कहते हैं फेक या फॉल्स ब्रेक थ्रू के वापस एकदम से गिर जाएगा कि किसी इन्वेस्टर ने पैसे डाले हैं अब वो खींच लेगा तो शेयर दोबारा गिरेगा, ऐसा नहीं है। ये एक पॉजिटिव है और ये अच्छी वाइब्स दे रहा है। अब देखें ओवरसोल्ड से नीचे आ गया हुआ है इसकी सिचुएशन, पहले ओवरसोल्ड काफ़ी, अभी थोड़ा नीचे आ रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी 2-3 दिन लगेंगे इसने दोबारा से ऊपर की तरफ जाने के इसके चांसेस हैं। हो सकता है थोड़ा सा अपनी पोजीशन को मेंटेन करे डिपेंडिंग ऑन वॉल्यूम। तो ये है जनाब, इसके अंदर मेरे ख्याल है मैंने आपके सामने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें खोल के रख दी हुई हैं ताकि आप इसको देख सकें। मैं चाहता हूँ आपको इधर से भी मैं जो चीज़ें अगर मेरे से, हाँ करंट रेशो मैंने इसकी देखनी थी, अगर आप इसकी करंट रेशो देखें वो भी अच्छी है कि करंट एसेट बट करंट लाइबिलिटीज़ के इसके पास अच्छी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, जिसका मतलब है ये अगर कोई 1 साल के अंदर कोई लाइबिलिटीज़ इसकी को पे करने के लिए आ जाते हैं उसके पास इनफ पैसे हैं कि उसको पे कर सके। लाइबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छा शेयर है। हाँ एक और चीज़ मैंने आपको बतानी थी शेयर की, ताकि आपको ये भी पता चल जाए, कई लोगों को कंसर्न होता है कि ये इस्लामिक शेयर है कि नहीं है, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि ये इस्लामी शरिया कंप्लाइंस शेयर है, ठीक है। और वो कैसे पता चलेगा, वो मैं स्टॉक स्क्रीनर में जाते हैं और यहाँ पे जाके मैं आपके सामने इंडेक्स में जाके लगा देता हूँ कि MI ऑल और KSE को ख़त्म करते हैं और सेव करते हैं, तो आपको यहाँ आके नज़र आ जाएगा एवोंसियन। इसको मैं ज़रा सिंबल वाइज भी सॉर्टिंग कर लेता हूँ। अच्छा जी, ये है जी आपका AV, किधर गया, ये है जी एवोंसियन आपका, ठीक है। आपका ये मतलब शरिया कंप्लाइंट शेयर है, तो आप इसके अंदर एज अ शरिया कंप्लाइंट पर्सपेक्टिव से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरा ख्याल है इसके अंदर मैंने आपको काफ़ी हद तक जो चीज़ें मेरे जहन में थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। तो मैं अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहूँगा कि मैं अभी इसको ना कुछ दिन देखूंगा, मैंने अभी फ़ौरन इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, मैं इसको देखना चाहूँगा मंडे ट्यूसडे तक। मैं देखूँगा वॉल्यूम्स इसके प्रॉपर अभी तक बन रहे हुए हैं उस टाइम तक, और क्या लोग अभी भी इसमें इंटरेस्ट शो करा रहे हैं। तो चांसेस हैं कि ये अगला TRG इसके बनने के चांसेस हैं, लेकिन ये TRG को नहीं छू सकेगा क्योंकि इसकी मार्केट बड़ी नीश है और इस नीश मार्केट और स्पेशलाइज्ड मार्केट होने की वजह से शायद इन्वेस्टर इसमें इतना इंटरेस्ट ना दिखाए फ्यूचर में TRG से कंपेयर करते हुए। तो होपफुली मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो की समझ आई होगी, थोड़ा बहुत आपने जानने की कोशिश की होगी। अगर कुछ नहीं समझ आई तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। और इसके अलावा मैं होपफुली आगे ऑक्टोपस डिजिटल के ऊपर भी करूँगा थोड़ा सा एनालिसिस, क्योंकि एवोंसियन करने का मकसद ही ये था कि ताकि ऑक्टोपस पे भी बात की जाए। इसके अलावा मैं TRG पे एक दोबारा से एनालिसिस करूँगा क्योंकि TRG शेयर जो है काफ़ी ज़्यादा इन है और इसके ऊपर हमें और ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी और मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हैव अ नाइस डे।